Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will see फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करा जाता है अंडर फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है, तो डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट की वैल्यू को डिटरमाइन करा जाता है। रेट को हम प्लॉट करेंगे ऑन द वाई एक्सेस और डिमांड एंड सप्लाई को हम प्लॉट करेंगे ऑन द एक्स एक्सेस। तो लेट्स एज्यूम दैट द रेट इज आर। We will call this as the best rate for foreign exchange because इस particular rate पे जितने फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उतने ही फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है। बेसिकली हम इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डिजायरेबल लेवल बोलते हैं। जितनी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है इस पर्टिकुलर रेट पे उतनी ही फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी हो रही है। अब डिमांड क्यों होती है, कहाँ से होती है फॉरेन एक्सचेंज की, सप्लाई क्यों कहाँ से होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने डिमांड एंड सप्लाई के वीडियो नहीं देखे हैं बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार देखो। बट अभी क्योंकि आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। डिमांड वो लोग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की जिनको अपनी कंट्री से बाहर टूरिज्म के लिए जाना हो, कुछ बाहर से सामान इंपोर्ट करवाना हो, ट्रेडिंग करनी हो फॉरेन एक्सचेंज में, वो लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। सप्लाई कहाँ से आती है फॉरेन एक्सचेंज की, सेम रीजंस। हम कुछ सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होगी, तो वो एक सप्लाई का सोर्स है। जो टूरिस्ट बाहर से इंडिया में आते हैं वो अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं। इन्वेस्टर्स सप्लाई करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। तो जहाँ पर इनकी डिमांड और सप्लाई मीट कर जाती है दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम रेट। एंड इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ बेस्ट है। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वी विल से। बट अगर मार्केट में रेट ओ आर से ऊपर चला जाता है, लेट्स से ओ आर 1 तक चला गया, देन व्हाट विल हैपन। ओ आर 1 पे क्या होगा, ओ आर 1 पे अब डिमांड सप्लाई एक दूसरे को मीट नहीं कर रही है। पहले ओ आर 1 ने किसको टच करा है, डिमांड को, बाद में किसको टच करा है, सप्लाई को। आगे वाली वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर रेट ज्यादा हो जाता है, सपोज करो डॉलर का प्राइस 80 चल रहा था, ओ आर वॉज द 80 रेट, इट वॉज ओके। जितने डॉलर की डिमांड हो रही थी उतने की ही सप्लाई भी हो रही थी। बट अब अगर 80 से रेट बढ़कर 90 हो जाएगा तो उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे अमेरिका जाने के लिए टूरिज्म पर्पस के लिए, बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाने के लिए। महंगा हो गया ना, जो 80 में मिल रहा था वो 90 में मिल रहा है, तो डिमांड कम हो जाएगी। पर आप समझो इस बात को, अगर हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं फॉर द सेम डॉलर, तो उनको सेम डॉलर के लिए 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल भी तो रहे हैं, तो उनको हमारा सामान अब और रीजनेबल पड़ेगा। अब हम इंपोर्ट नहीं करवाने का सोचेंगे तो वो सोचेंगे इंपोर्ट करवाने का, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अगर पहले उनको कोई 80,000 का प्रोडक्ट खरीदना था तो उन्हें $1,000 पे करने पड़ते, अब वही सेम $1,000 80,000 में एक्सचेंज नहीं होंगे, 90,000 इंडियन रुपीज में चेंज होंगे, बिकॉज रेट 80 से बढ़कर 90 हो चुका है। तो $1,000 की अब वैल्यू 80,000 इंडियन रुपी नहीं है, अब 90,000 इंडियन रुपी हो गई है। तो डेफिनेटली दे विल विश टू बाय मोर थिंग्स फ्रॉम इंडिया, दे विल विश टू कम टू इंडिया। पहले $1,000 लेकर आते तो हम उन्हें उसके एक्सचेंज में 80,000 ऑफर करते, अब उस सेम $1,000 के एक्सचेंज में वी आर ऑफरिंग देम 90,000, सो दे विल सप्लाई मोर। तो आप देख रहे हो आगे वाली जो लाइन है वो सप्लाई के लिए है, पीछे वाली जो लाइन है वो डिमांड के लिए है। डिमांड हम लोग अपनी तरफ से कम करेंगे, बट दोज पीपल विल सप्लाई मोर फ्रॉम देयर साइड व्हेन द रेट इज इंक्रीज्ड। हम इसको हमारी करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन बोलेंगे। हमें जब 80 की जगह 90 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं तो हमारे लिए तो ये एक अच्छी बात नहीं है, तो वी विल से कि इंडियन रुपी हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड, बट डॉलर ऑब्वियसली हैज़ एप्रिशिएटेड। बट हम तो इंडियन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हमारी करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन है। बट व्हाट इफ आई से हमारी करेंसी का रेट 80 से हमें 70 देना पड़े फॉर द डॉलर, तो हमारे लिए ये एप्रिसिएशन होगा। 70 हो जाता है रेट, ठीक है, मैं 70 ही लिखने लगा था बेटा। लेट मी राइट डाउन R2, दिस वॉज R, इसके ऊपर था R1 एंड वी विल कॉल दिस एज R2। रेट कम हो गया, पहले हमें पे करना हो रहा था 80 फॉर $1, नाउ वी हैव टू पे 70 फॉर दैट डॉलर। इट्स गुड फॉर अस, वी हैव टू पे लेस, वी विल कॉल दिस एज करेंसी एप्रिसिएशन। हमारे इंडियन रुपए की वैल्यू इंप्रूव हुई है, एप्रिशिएट हुई है, तो हमें अब उनका प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाने रीजनेबल पड़ेंगे। पहले जिस प्रोडक्ट के लिए हमें 80 रुपीज़ देने हो रहे थे, नाउ वी ओनली हैव टू पे 70 रुपीज़ फॉर द सेम प्रोडक्ट।
अगर कोई प्रोडक्ट $1000 की कॉस्ट का था, पहले हम जब 80,000 रुपीज़ देते तो हम उसको परचेज कर पाते। अब क्योंकि डॉलर का प्राइस 80 रुपीज़ से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 70 हो चुका है, तो अब हमें $1000 की चीज़ खरीदने के लिए 80,000 की जगह कितने पे करने हैं? 70,000। 10,000 रुपये का फ़ायदा है या नहीं? तो डिमांड ज़्यादा होगी या नहीं होगी? तो अब देखो R2 पे सप्लाई पहले टच हो गई है बट डिमांड आगे चली गई। अब डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रहे हैं, मीट सिर्फ R पे कर रहे थे। तो रेट अगर ऊपर जाता है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, उनका फ़ायदा है। रेट कम होता है तो हमारा फ़ायदा है। हम वहाँ टूरिज्म पर्पस के लिए जाने में इंटरेस्टेड होंगे, हम वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड होंगे, हम वहाँ से गुड्स इंपोर्ट करवाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। याद है एप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अगर करेंसी इंडिया की इंप्रूव होती है, 80 रुपये की जगह 70 रुपीज़ देने हैं, विल कॉल दिस एज करेंसी एप्रिसिएशन। ए मैंने लिखा है यहाँ पर एप्रिसिएशन को डिनोट करते हुए। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी पॉपुलर वर्ड चल रहा है आजकल। इस वर्ड से मैंने आपको कहा था याद रख लो, इसके इनिशियल से आर्टिफिशियल AI, एप्रिसिएशन, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, बट इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें हमारा सामान सस्ता पड़ रहा है ना, तो वो खरीदेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। बट अगर हमें कम प्राइस में डॉलर अवेलेबल होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उनसे सामान खरीद रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स हैं, और शॉर्ट रन में देखा जाए तो एप्रिसिएशन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। डिमांड सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम डिजायर्ड रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बट अगर फॉरेक्स मार्केट में रेट उसके ऊपर चला जाता है, मार्केट रेट इक्विलिब्रियम से ऊपर चला गया, तो सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है। और अगर मार्केट में रेट इक्विलिब्रियम रेट से बिलो चला जाता है तो डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है। रेट ऊपर जाना हमारे लिए डेप्रिसिएशन है, वैल्यू खराब हो गई। रेट कम हो जाता है, अच्छी बात है, हमें सस्ता पड़ रहा है, वील कॉल इट एज एप्रिसिएशन। आई बिलीव द डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा काफ़ी बच्चों को ना यहाँ से डायग्राम ये क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप इसका डायग्राम एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हाउ यू हैव टू प्लॉट द डायग्राम। All you have to do is to draw the y-axis and then you have to draw the x-axis. So y-axis पर बेटा रेट आएगा फॉरेन एक्सचेंज का, you will have to plot the rate of foreign exchange on the y-axis just like price of the commodity. And then बेटा demand and supply of foreign exchange will be on the x-axis. मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, वैल्यूज कैसे लिखनी है बेटा वो जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो उससे देख सकते हो। डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग, करेक्ट। तो डिमांड डाउनवर्ड जाएगी, सप्लाई अपवर्ड जाएगी, एंड दिस इज द डिजायर्ड लेवल और यू विल कॉल इट एज द इक्विलिब्रियम रेट। तो OR एक डिजायर्ड लेवल है एंड OQ एक डिजायरेबल क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की। अब अगर रेट इसके ऊपर जाता है, मार्केट में रेट OR से बढ़कर OR1 तक चला गया, इट्स मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो डिमांड पीछे चली गई, सप्लाई आगे चली गई। पीपल आर सप्लाइंग मोर, वहाँ से सप्लाई ज़्यादा आ रही है, बट हमारे यहाँ से डिमांड इतनी नहीं हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, बिकॉज द डेप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी, हमें ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। तो ये जो गैप है M और N का, हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई। सप्लाई बेटा एक्सेस में चली गई। एट द सेम टाइम अगर रेट कम हुआ होता तो हम उसको बोल देते एक्सेस डिमांड। अगर रेट R1 होने की जगह R2 हो जाता तो हम बोलते कि इसको चलो A बोल देते हैं, इसको B। अब पहले रेट 2 ने किसको टच करा है? सप्लाई पे पहले टच हो गई है तो वो कम है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। रेट कम हुआ तो हम इंडियन पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन डिमांडिंग मोर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो AB सिचुएशन में देयर विल बी एक्सेस डिमांड। इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा जो भी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो उससे आप रीड आउट कर सकते हो। अगर बेटा कुछ भी कन्फ्यूजन इसमें आ रही है तो एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी यहाँ पर भी बताई हुई है, हाउ ऑल ऑफ दिस इज टू बी एक्सप्लेन। सो दिस इज हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, दिस रेट इज R2, दिस रेट इज R1 जहाँ पर मैं मार्क लगा रहा हूँ, एंड दिस मिडल वन इज R, दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट। मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे थी इसलिए मैंने पहले खुद से मार्क करा हुआ था। फाइन। सो इसमें
कंफ्यूज बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं होगा दैट ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अकॉर्डिंगली मत देखने लग जाना, फिर आप लोग ऐसे ही अपने नोट्स में लिख कर आ जाओगे। आई हैव टोल्ड you all already कि this is the equilibrium rate, this is the rate below the equilibrium which will create excess demand for foreign exchange, ऊपर वाला रेट excess supply create कर देगा। अभी भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है तो बेटा कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।